दौरान खट्टी लगने लगती है। ठीक है, कहें सर ठीक है। थोड़ा सा पीछे देख लीजिए सर। तो अभिक्रियाओं के रासायनिक समीकरण भी बच्चा पार्टी हमने दे दिया है। विधिवत तरीके से इसे आप लोग कंप्लीट करें, तैयार करें, सब कुछ करें। चलिए देखते हैं। 12th वाले बच्चे ज़्यादा वीडियो पर आ नहीं रहे हैं, इसके लिए हम बच्चों वीडियो नहीं दे पा रहे हैं 12th वाले बच्चों का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों आज का कि क्या बन रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 6 देख करके चलते हैं। दहन अभिक्रिया को समझाएं तथा इसके 2 उदाहरणों का रासायनिक समीकरण दीजिए। दहन अभिक्रिया किसे कहा जाता है? जब किसी पदार्थ को रासायनिक विधि द्वारा ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म किया जाता है तो इस प्रक्रिया को दहन कहा जाता है। हो गया दहन। और दहन के 2 उदाहरणों के द्वारा इसे क्या करिए, समझाइए कि हमारे पास में क्या हो सकता है। तो बच्चों पहला हम लोग यहाँ से देख लेते हैं कि हमारे पास में दहन अभिक्रिया क्या होती है। इससे तो पहले हम लोग यहाँ से समझा देते हैं कि सर दहन अभिक्रिया क्या होगी। इसे आप पहले हमें बताइए। हमने कहा बहुत सही, और कुछ नहीं है, हम बता देंगे कि सर दहन अभिक्रिया क्या होती है, आप हमें बता दीजिएगा। हमने कहा वेरी गुड। हम लोग समझेंगे कि सर दहन अभिक्रिया किसे कहा जाता है, या दहन अभिक्रियाएं जो होती हैं ये क्या होती हैं हम लोगों के पास में। इन सारी चीज़ों को पहले हमें समझा दिया जाए। ठीक है, हम लोग देख के चलेंगे ऐसी अभिक्रिया। ध्यान से देखो बच्चों, ऐसी अभिक्रिया जिसे ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब रासायनिक विधि द्वारा उसे ऑक्सीजन की उपस्थिति में रासायनिक विधि द्वारा गर्म किया जाता है तो उसमें क्या निकलता है, ऊष्मा, या तो उसमें क्या निकलेगी, ऊर्जा, या तो ऐसी अभिक्रियाओं में क्या निकलता है, प्रकाश। उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे क्या कहेंगे, दहन अभिक्रिया कहा जाता है। कभी बच्चों आपको दहन अभिक्रिया बराबर अगर आपको दिखाई दे दे कि सर दहन अभिक्रिया क्या है, तो एक बार मैं इसे फार्मूले के तौर पे लिखूंगा। कोई आपके पास में क्या होगा, रिएक्टेंट होगा, अभिकारक होगा। इसकी जब आप लोग ऑक्सीजन से क्रिया कराओगे तो आपके पास में बच्चों कोई क्या बनेगा, प्रोडक्ट बनेगा। और इसमें बच्चों हमेशा क्या बनेगा, ऊष्मा बनेगा, या तो आपके पास में यहाँ से बहुत सारी ऊर्जा निकल जाएगी, या तो इसमें आपको क्या बनेगा, जल, या तो आपको इसमें क्या बनेगा, प्रकाश बनेगा। तो बच्चों ऐसी अभिक्रिया जो आपके पास में होगी ना, इन सारी अभिक्रियाओं को आप लोग यहाँ से क्या बोल करके चलोगे कि सर ये जितनी भी हमारे पास में अभिक्रियाएं हैं ना, सारी की सारी अभिक्रियाओं को दहन अभिक्रिया कहा जाता है। ठीक है, चलिए अब यहाँ से बच्चों जो दहन अभिक्रिया हमारे पास में होती है इसे हम लोग पहले समझते हैं। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको एक एग्जांपल दिया, सर एथेनॉल हमारे पास में होगा, क्या होता है सर, हमारे पास में एथेनॉल होगा, यहाँ से होता है C2H5OH होगा। दहन अगर होगा तो इसे बच्चों हम लोग ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म करेंगे। जब इसे हम लोग ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म करेंगे तो बोलो क्या बनेगा बच्चों, ऑक्सीजन की उपस्थिति में हमने इसे क्या किया, जब गर्म किया था तो हमने कहा सर इसमें जो हमारे पास में बन करके जाएगा ना, ये हमारे पास में क्या बन करके जाएगा, कह रहा है कि सर ये जो हमारे पास में बन करके जा रहा है ये तो बनेगा सर कार्बन डाइऑक्साइड, और सर यहाँ से क्या बनेगा, जल, और प्लस सर यहीं से क्या निकलती है, बहुत सारी हमारे पास में ऊर्जा निकलती है। हमने कहा जब बहुत सारी यहाँ से ऊर्जा निकलती है तो इसे हम लोग नाम क्या दें, क्या होगा, दहन अभिक्रिया कहेंगे। क्योंकि बच्चों जब आप लोग दोपहिया आपकी होती है, बाइक आप लोगों के पास में होती है, तो बच्चों जो आपके पास में बाइक है देखो इसके पीछे क्या लगा होता है, साइलेंसर लगा होगा, और साइलेंसर में से बहुत सारा धुआं निकलता है कि नहीं। अच्छा बताओ धुआं निकली तो बाइक चली क्यों, क्योंकि इसमें तुमने क्या डाला था, तेल डाला। अच्छा तेल जब डाला तो तेल एक प्रकार का बच्चों क्या होता है, रसायन होगा। अब रसायन को तुमने गर्म किया, जब इंजन में लगाए गर्म हुआ तो गर्म होकर के जलने लगा, और जला तो तुम्हारी गाड़ी स्टार्ट हुई, चल पड़ी, और चल पड़ी तो मतलब गाड़ी को क्या मिली, ऊर्जा मिला, गाड़ी को क्या मिला, एनर्जी मिला, ऊर्जा मिला, तभी तो गाड़ी चली। तो जो चली तो इसका मतलब क्या है, उसे दहन अभिक्रिया हो रही है। इतनी बातें आपके समझ में आ गई हैं। तो बच्चों कभी भी अगर दहन अभिक्रियाओं के बारे में समझना पड़ेगा तो ये हमारे पास में दहन अभिक्रिया होती है। एक इसका छोटू सा उदाहरण हम लोग और समझते हैं। सर दूसरा वाला जल्दी से देख लीजिए बच्चों, कभी आप लोग ध्यान से देखे चलोगे इन अभिक्रियाओं का उपयोग कहाँ पर होता है, ग्रीन हाउस प्रभाव में। ध्यान से देखो कहाँ पर होता है, ग्रीन हाउस प्रभाव में इन सारी अभिक्रियाओं का उपयोग होता है। बच्चों ध्यान से देखना, तो बच्चों ग्रीन हाउस जो हमारे पास में क्या होता है, प्रभाव होगा। ग्रीन हाउस प्रभाव में इन अभिक्रियाओं का इस्तेमाल
किया जाता है। तो चलिए ग्रीन हाउस प्रभाव में क्या होगा बच्चों, यहाँ से हमारे पास में होगी मीथेन। मीथेन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म करेंगे, बन जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, और यहाँ से क्या बनता है जल। जो ग्रीन हाउस घर होता है, नर्सरी जहाँ पर होती है, उस पर देखो ग्रीन कलर की क्या लगी होती है, पट्टी लगी होती है। तो उसके अंदर मीथेन गैस क्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड बना लेती है। क्योंकि पेड़ को चाहिए क्या, जीवित रहने के लिए, पेड़ को जीवित रहने के लिए चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड। क्योंकि पेड़ किसकी उपस्थिति में भोजन बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में भोजन बनाएगा। क्योंकि पेड़ पौधे ग्रहण क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। तभी तो हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, तो वो जाकर के क्रिया करेगा, तो जाकर के क्या बन जाएगा बच्चों, उसका भोजन बन जाता है। तो इसीलिए मीथेन छूटता है, ऑक्सीजन मिल जाता है, ज़्यादा गर्मी पैदा करते हैं। तो चूंकि ग्रीन हाउस ज़्यादा घर होता है, देखो ऐसे ग्रीन हाउस बनाते हैं, अंदर सीढ़ा ज़्यादा होती है, तो सीढ़ा में निकलती है क्या, मीथेन, और अंदर पन्नी है, तो पन्नी की वजह से ज्यादा बन रही है गर्मी, और गर्मी को बोलते हैं ऑक्सीजन। ऑक्सीजन ने ले लिया क्या, मीथेन से क्रिया कर लिया, और पेड़ पौधों को प्रदान कर दिया धक्काड़े से क्या, ऑक्सीजन पैदा कर दिया, सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड दे दिया। और कार्बन डाइऑक्साइड लेकर के पेड़ पौधे अपना भोजन आसानी से बना लेते हैं। इसलिए नर्सरी में पेड़ जल्दी से वृद्धि कर जाते हैं, जल्दी से बढ़ जाते हैं, पेड़ों को जब पालना होता है तो। ठीक है बच्चों, कह रहा है कि सक्रियता श्रेणी को समझाइए तथा इसका एक उपयोग भी लिखिए कि हमारे पास में उपयोग क्या हो सकता है। ऐसी रासायनिक श्रेणी, ध्यान से समझना, मैंने इसको बहुत बार कराया है। ऐसी रासायनिक श्रेणी जो धातुओं की सक्रियता और ऐसी रासायनिक श्रेणी जो धातुओं को अधिक सक्रिय और कम सक्रिय को बताता हो, इस प्रकार की श्रेणी को क्या कहा जाता है, धातुओं की सक्रियता श्रेणी कहा जाता है। धातुओं को उनकी सक्रियता के अनुसार जिस श्रेणी में सजा करके रख दे, वही श्रेणी क्या कहलाती है, धातुओं की सक्रियता श्रेणी। धातुओं को उनकी सक्रियता के अनुसार जिस श्रेणी में सजा करके रख दिया जाता है, उस श्रेणी को धातुओं की सक्रियता श्रेणी कहा जाता है। कह रहा है कि इसका एक उपयोग बताइए। धातुओं की सक्रियता श्रेणी का उपयोग ये है कि धातु हमें ये बताती है कि कौन सी धातु कम सक्रिय है, कौन सी धातु ज्यादा। जो धातुएं ज्यादा सक्रिय हैं उन्हें सक्रियता श्रेणी में ऊपर रखा गया है, जो धातुएं कम सक्रिय हैं उन्हें सक्रियता श्रेणी में नीचे रखा गया है। ठीक है, नंबर 2 उपयोग, सक्रियता श्रेणी हमें यह बताती है कि कौन सी धातु में जंग जल्दी लगेगा और कौन सी धातु में जल्दी से जंग नहीं लगेगा। लोहे में कॉपर की अपेक्षा जल्दी से जंग लग जाता है, लोहे में सोने की अपेक्षा जल्दी से जंग लग जाता है, लोहे में चांदी की अपेक्षा जल्दी से जंग लग जाता है। ऐसा क्यों, ये कौन बताता है, सक्रियता श्रेणी ही बताती है। किस तत्व का ऑक्सीकरण जल्दी होगा, किस तत्व का ऑक्सीकरण बाद में होगा, ये कौन बताता है, सक्रियता श्रेणी। बैटरी में कौन सा प्लस बनाया जाए, बैटरी में कौन सा माइनस बनाया जाए, ये कौन बताता है, सक्रियता श्रेणी बताती है। इतनी बातें समझ में आ रही हैं आपको। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख करके चलते हैं कि और क्या कह रहा है। 7 नंबर क्वेश्चन है कि अम्ल और क्षार से आप क्या समझते हैं, दैनिक जीवन में पीएच के 2 उपयोग बताइए। अम्ल क्या होता है, ऐसे पदार्थ जो हाइड्रोजन आयन का त्याग करते हैं उन्हें अम्ल कहा जाता है। ये हो गया। अब कह रहा है कि क्षार क्या होता है, अम्ल। तो एक बात तो बच्चों मैंने आपको समझा दिया कि सर अम्ल किसे कहा जाता है। तो हमने कहा बच्चों ध्यान से समझ करके चलना, अगर कभी आपके सामने जिक्र कर लिया अम्ल का, तो ऐसे पदार्थ जो किसका त्याग करते हैं, H+ आयन का त्याग करेंगे, उन्हें अम्ल कहा जाएगा। और अम्ल तो कहेंगे ही, लेकिन अम्ल ज़्यादातर कितने प्रकार के होते हैं बच्चों, 2 प्रकार के। एक तो अम्ल हमारे पास में कैसे होगा, प्रबल। एक तो अम्ल बच्चों हमारे पास में कैसा होता है, दुर्बल होते हैं। अब हमने कहा कि दुर्बल अम्ल आसानी से H+ आयन दे देते हैं, ये आसानी से H+ आयन नहीं देते हैं, शीघ्रता से नहीं घुलते हैं। तो ये हमारे पास में अम्ल हो गया। अब हमने कहा कि अम्ल तो बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे कि बच्चों यहाँ से आप लोग देख सकते हो कि सर हमारे पास में HCl होगा, सर हमारे पास में H2SO4 हो जाएगा, सर हमारे पास में CH3COOH हो जाता है। कैसे पता करें कि कौन सा प्रबल अम्ल है, कौन सा दुर्बल। जिसमें हाइड्रोजन कम हो वो है प्रबल अम्ल, जिसमें हाइड्रोजन ज़्यादा हो वो है दुर्बल अम्ल होता है। बात समझ में आ रही है। हाइड्रोजन ज़्यादा दिखे तो है दुर्बल, हाइड्रोजन कम दिखे तो है प्रबल, H2SO4 को छोड़ करके। चलिए
क्षार क्या होता है सर? जो हमारे पास में क्षार होता है ना, तो सर क्षार किसे कहते हैं? ऐसे पदार्थ जो जल में घुलने पर OH नेगेटिव आयन का त्याग करते हैं, उन्हें क्षार कहा जाता है। बच्चों ये भी दो प्रकार के होते हैं। एक तो बच्चों हमारे पास में क्या हो जाएगा, प्रबल। एक तो बच्चों हमारे पास में क्या हो जाता है, दुर्बल होता है। सर प्रबल क्षार क्या होगा और दुर्बल क्षार क्या होगा? प्रबल क्षार वो क्षार होते हैं जो जल में जाने पर आसानी से OH नेगेटिव आयन का त्याग करें। जो आसानी से OH नेगेटिव आयन का त्याग ना करें, उन्हें दुर्बल कहते हैं। इन दैनिक जीवन में इसका महत्व, अम्ल का महत्व तो ये है कि अम्ल चीज़ों को खट्टा बनाएगा। बिना अम्ल के जीवन संभव है नहीं। हमारे दांतों का भी एक pH मान होता है। अच्छा pH के ऊपर थोड़ा सा हम लोग ये देख लेते हैं। तो pH के ऊपर सर अगर हम लोग देख लेंगे ना, तो बहुत ज़्यादा ये हमारे पास में ज़रूरी हो जाएगा सर, क्योंकि इन सब चीज़ों को भी ज़रूरी हमारे दैनिक जीवन में होना ही चाहिए, क्योंकि इंपॉर्टेंट ये सारी चीज़ें हमारे लिए रखती हैं। कह रहा है कि बच्चों अगर pH मान होगा, अगर pH मान, ध्यान से देखो, pH मान 7 से कम है तो इसका मतलब वो बंदा क्या होगा, अम्ल। अगर pH मान जो है 7 से ज़्यादा है तो बंदा क्या होगा, क्षार। अगर pH मान इक्वल है किसके, 7 के, तो अम्ल क्या होगा, उदासीन। इसका मतलब वो क्या होगा सर, लवण होता है। लवण होगा तो हमारे शरीर के लिए, हमारे दांत जो टिके हैं, तो दांत टिका है तो इसका मतलब pH मान के ऊपर टिका है। बुढ़ौती आती है तो दंतवा झर के गिरने लगता है। ओ माय गॉड, हम बुढ़ाए गए, हमारा दांत ही नहीं काम कर रहा है, दांत खराब हो गया, दांत टूट गया। तो शरीर का pH बैलेंस करो ना। इसलिए कहते हैं कि सारी चीज़ें खानी पीनी चाहिए। जब शरीर का pH बैलेंस रहेगा तो गड़बड़ाएंगे नहीं। पेट का pH अगर हमारा 1.3, बात समझ में आ रहा है ना, कि हमारे पेट में कौन सा एसिड पाया जाता है, HCl पाया जाता है। अगर पेट में बच्चों जो हमारे HCl पाया जा रहा है, HCl जो हमारे पास में है, अगर इसका pH मान 1.3 से 3.5 के बीच रहता है तो पेट में गैस नहीं बनेगी, वरना पेट में गैस बनती है। अम्लता बढ़ गई है। जब अम्लता बढ़ गई, पेट में अम्ल बढ़ेगा तो कहेंगे, अम्ल को कहते हैं एसिड, कहेंगे ओ माय गॉड मेरे पेट में एसिडिटी बढ़ गई, वो मेरी उल्टी होने वाली है। जब पेट में एसिडिटी बढ़ जाएगी तो कहेंगे कि ऐसा अब इनको कोई क्षार दे दो। अम्ल को उदासीन कौन करेगा, क्षार। क्षार पी लेते हैं जैसे कि इनो, या तो गोली लेते हैं गैस की, उसमें मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की गोली होती है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की गोली लेंगे, वो है क्षार। पेट में बढ़ा है अम्ल, क्षार को जब पेट में डाल लेंगे तो अम्ल और क्षार हुमच हुमच के हो जाएगा बराबर। कहेंगे हाँ अब जा करके हमको रिलैक्स मिला है, काम शुरू सिर्फ 6 सेकंड में, बोलो स्वाहा। तो इसका मतलब इनो इसीलिए तो कहता है ना, वो एकदम हुमच के क्षार बना दिया है एकदम। देखो इनोवा जब पानी में डालते हैं तो खूब ज़्यादा फेन ही फेन बनेगा, और जहाँ फेन बनेगा कहते हैं कि ओ माय गॉड ये क्या है, क्षार है। इसका मतलब जब क्षार है, उसका पता था कि पेट में गैस बना है, तो जितना ज़्यादा क्षार दे देंगे उतना ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। तो हुमच को हम खूब क्षार मिला दिया है, और इसीलिए कहा है, वादा कर लिया कि काम शुरू सिर्फ 6 सेकंड में। चाहे इतना तेज उसका रिएक्शन होता है कि पनिया में डलते मान तो घर 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 एकदम बलकने लगता है। इसीलिए वो वादा किया है, काम शुरू सिर्फ 6 सेकंड में। ठीक है, ये है। विरंजक चूर्ण प्राप्त करने की विधि का उल्लेख कीजिए, कि बताइए कि विरंजक चूर्ण कैसे प्राप्त हो सकता है। कहें सर पहले का मिटा लीजिए ना, इसे बहुत हम लोगों को ज़्यादा डिस्टर्बेंस कर दे रहे हैं। हमने कहा चलो भाई इसको मिटा देते हैं ताकि ज़्यादा डिस्टर्बेंस ना हो, बच्चे पढ़ने वाले हैं सब यहाँ पर, इनको दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। इसका भी मैंने यूज़ बता दिया है आप लोगों को। अब देखते हैं विरंजक चूर्ण को बनाने की विधि तथा इसके 2 उपयोग को लिखिए, कि विरंजक चूर्ण किस प्रकार से बनाया जा सकता है। ठीक है, तो चलिए बच्चों, विरंजक चूर्ण हम लोग यहाँ से लिख करके चलते हैं कि हमारे पास में विरंजक चूर्ण कैसे बन करके चलेगा। हम लोग इसी साइड में लिखेंगे। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का नाम सुने हो, सॉल्यूशन देख लो। कैल्शियम CaOH का बच्चों होल ट्वाइस होता है। इसकी अगर हम लोग प्यारे डियर क्लोरीन से क्रिया करा देंगे ना, तो क्लोरीन से क्रिया कराएंगे तो बन जाएगा ब्लीचिंग पाउडर बनता है। तो बताओ यहाँ से, तो कह रहा है कि CaOCl2 यहाँ से करा देंगे। अब बताओ यहाँ से H2O भी निकलना ही चाहिए। चलिए हाइड्रोजन ऑक्सीजन है तो H2O तो निकलेगा ही निकलेगा, यहाँ से H2O बन जाएगा। बैलेंस कर लो, H2 है, ऑक्सीजन 2 है, क्लोरीन 2 है, कैल्शियम 1 है, कैल्शियम 1 है, बैलेंस है। तो कह रहे हैं कि सर ये वाला हमारे पास में विरंजक चूर्ण है। ध्यान से देख के चलना, इसे क्या कहते हैं, विरंजक चूर्ण। अच्छा ध्यान से देखना, विरंजक, अच्छा रंजक का मतलब होता है रंगने वाला, वी का मतलब उड़ाने वाला, रंग को उड़ाने वाला जो होगा उसी को कहेंगे विरंजक। ओ माय गॉड क्या बात है ब्लीचिंग पाउडर,
वॉशिंग पाउडर, निरमा यही है ना। हम क्योंकि ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है? ब्लीचिंग पाउडर किसी का रंग उड़ाने का काम करता है। जैसे कोई इंसान कुछ चोरी करके आया हो, बचपन में तुम लोग पैसा जब 10 रुपये चुरा लेते थे, पापा कोई ऐसी गलती कर डालो तुम लोग, जैसे टीवी फूट जाए, मोबाइल टूट जाए, जैसे बचपन में होता था कभी कोई चीज़ ऐसी जब अच्छी चीज़ जब टूट जाया करती थी ना, वो का हम लोग चुप्पे से डरा के एकदम रख दिया करते थे, आप तो मार खाएंगे, और चुप्पे से जाकर के शांति से खड़े हो जाया करते थे। उस दिन बहुत मायूस रहते थे, सब हंसते बोलते रहते थे, लेकिन हम लोगों के दिल में एक अजीब सा दर्द लगा रहता था, डर, पापा आएंगे तो कुटाई होगी, आज क्या होगा, कैसे होगा। तो इसका मतलब वही है, चेहरे का रंग उड़ा रहता था। अगर सोचते रहते थे कुछ टूटी हुई चीज़ का इस्तेमाल ना हो, नाम ना आ जाए अभी, तो विरंजक होगा, वही काम ये भी करता है। सूती कपड़ा तैयार होता है ना, तो सूती कपड़ा इतना सफ़ेद नहीं होता जो एकदम चमक धमक के मार के सफ़ेदी मार करके घूमते हो, नहीं, सूती कपड़ा नहीं चमकता है। सूती कपड़े में दाग धब्बा हल्का पीलापन होता है, तो पीलापन हटाने के लिए सूतिया कपड़ा मिला देते हैं, मिला के धोए देते हैं, किथा से, ब्लीचिंग पाउडर से, तो कपड़ा का रंग वही एकदम से उड़ जाता है। तो कपड़े का रंग उड़ाने के लिए, कपड़े में सफ़ेदी लाने के लिए किससे धुला जाता है? ब्लीचिंग पाउडर से, सूती कपड़े में। ऐसे पेपर आपके पास में तैयार होता है। देखो हमारे पास में पेपर रखा है, ये इतना बढ़िया पेपर है, ये बताओ इतना सफ़ेद पेपर है, ये आपको दिख रहा है कि नहीं? सफ़ेद सफ़ेद पेपर, तो जो सफ़ेद पेपर है इतना दिख रहा है, ये पेपर का है इतना सफ़ेद हो गया है, ये मटमैला होता है। आपका काला पन्ना वाला एक रफ होता है, वो भी हमारे पास में है नहीं, तो काला पन्ना वाला रफ का है इतना ज़्यादा चमकता काला रहता है, वो में ब्लीचिंग पाउडर नहीं डाला गया है। ये वाला इतना देखो ब्लीचिंग पाउडर है हमारा डाल करके ना एक खूब एकदम गोरा कर दिया है, सफ़ा कर दिया है। ठीक उसी प्रकार से काली चीज़ों को सफ़ा बना दिया जाता है ऊपर से, लेकिन अंदर से क्या है? काला है। उसी जैसे लड़कियां होती हैं, अगर कोई पूछे मेकअप किसे कहते हैं ना, तो मेरे हिसाब से मेकअप किसे कहते हैं मालूम है? खुद के पैसे से खुद को बेवकूफ़ बनाने की कला को मेकअप कहा जाता है। लड़की को पता है कि हम सुंदर नहीं हैं, लेकिन अपने पैसा से 1000-1000 रुपया का, 500-500 रुपये का, 1500-1500 रुपये का क्रीम लेकर के आएंगी, क्रीम लेकर के आएंगे, लगाएंगे, लगाने के बाद में ओका मुंह देखेंगे, शीशा में जाकर के मुंह देखेंगे, अब कैसे दिख रहे हैं, हाँ अब अच्छा दिख रहे हैं, अब पता है कि अच्छा नहीं दिख रहे हैं, ओके ऊपर मेकअप लगा लिए हैं तब अच्छा दिख रहे हैं ना। तो खुद के पैसे से खुद को बेवकूफ़ बनाने की कला को क्या कहते हैं? मेकअप कहा जाता है। और तब वो नहीं अच्छा दिखेगा ना, तो शीशा साफ करके खूब बढ़िया देखेंगे शीशा गंदा है तो भाई चेहरा गंदा दिख रहा है, तो इसका मतलब शीशा खूब बढ़िया साफ करेंगे। एक और बेवकूफ़ वाली कहानी पर कर रही हैं, ठीक है। तो खुद के पैसे से खुद को बेवकूफ़ बनाने की कला को मेकअप कहा जाता है। विरंजक चूर्ण के दो उपयोग, पहला सूती कपड़ों की सफाई करने में, दूसरा कागज बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। ये अथवा वाली जो पट्टी है ये आपके लिए दी गई है, मेरे लिए नहीं है। मिसेल क्या है? संक्षारण क्या है? कार्बन की सर्वतोमुखी प्रकृति क्या होती है? कमेंट बॉक्स में बताएं कि इसमें से कौन सा आ रहा है कौन सा नहीं, नेक्स्ट वीडियो सॉल्यूशन में वो बताया जाएगा, ठीक है। चलते हैं बच्चों, अपना ख्याल रखें, नेक्स्ट वीडियो सीरीज आ जाएगी आपके सामने, सभी को देखते रहिए, मस्त रहें, स्वस्थ रहें, महिलाओं का सम्मान करें, छोटों का को प्यार दें, बड़ों का आदर करें, अपना व्यक्तित्व ऐसे बनाएं कि भारत के एक अच्छे नागरिक का निर्माण हो सके, ठीक है बच्चों। सारी सीरीज बेहतरीन तरीके से चल रही हैं, वीडियो पर ऐसे अपने प्यार मोहब्बत बच्चों बनाए रखिए। और सभी आप लोगों के लिए एक सुबह 11:15 पर आप लोगों के लिए साइंस एंड टेक्नोलॉजी से एक ऐसी वीडियो जाती है जो कि बहुत ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल हो सकती है, कहीं ना कहीं आपके बहुत ज़्यादा वो काम आने वाली चीज़ है। ऐसी जानकारी आपके पास में होनी चाहिए। हम नहीं चाहते कि हमारे बच्चे अगर हमारे पास में जुड़े हैं तो थोड़ी बहुत उनको साइंस और टेक्नोलॉजी की भी जानकारियाँ होनी चाहिए कि भविष्य में उनके काम आ सकें। चलते हैं, मस्त रहें, खुश रहें, जय भारत।